संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं या संयोजकता से क्या तात्पर्य है? तो दो परिभाषाएं संयोजकता की। पहली परिभाषा है किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। जो बाह्य कोश है उस बाह्य कोश में जितनी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनकी संख्या को संयोजकता कहा जाता है। या दूसरी परिभाषा होगी कोई तत्व जितनी इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है उसकी संख्या संयोजकता कहा जाता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉन लेगा या जितनी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उनकी संख्या को संयोजकता कहा जाता है। किस रूप में? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसकी कोश 1 होगी तो संयोजकता भी 1 होगी। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है तो उसकी सिर्फ एक ही कोश मिलेगी सूत्र 2n स्क्वायर से, 2n स्क्वायर से। n होती है कोश की संख्या, n बराबर होती है कोश की संख्या। तो 2 ही है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हीलियम भी 2 ही, लिथियम भी 3 है तो 2n स्क्वायर से करेंगे n की जगह क्या रखेंगे 2 और 1 का स्क्वायर तो 2 × 1 बराबर 2। तो पहली कोश ये आपका हीलियम का नाम का इसकी लिथियम की और ये इसकी पहली कोश है। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब दूसरी कोश में परमाणु क्रमांक का 3 होता है तो 1 बच गया तो दूसरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब परिभाषा ये बोल रही है कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। बाह्य कोश में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ तो उसका इलेक्ट्रॉन की जगह 2 और 1 तो संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। तो लिथियम की संयोजकता 1 होती है। अब बेरिलियम है तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन 4 है तो 2n स्क्वायर से 2 पहली कोश में जाएगी 2 दूसरी कोश में रह जाएगी तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बोरोन का 5 होता है परमाणु क्रमांक तो 5 है देखो पहले कोश में तो n 2 × 1 का स्क्वायर तो 2 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगी इसकी, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन। अब तो दूसरी कोश होगी इसमें कितना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी जगह तो 2 और 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 बराबर 8 जाएगा। तो दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर कितने इसके पास 5 है तो 5 में 2 तो पहली कोश में आ गए दूसरी कोश में कितने हो गए 3 हो गए तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 तो 2 और 3 5 तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी कितनी है 3 है तो संयोजकता इसकी 3 बन जाएगी। कार्बन होता है आपका, कार्बन का परमाणु क्रमांक 4 तो पहली कोश में 2 आ जाएंगे बच कितने जाएंगे 4 बचेंगे। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी 4 होगी। पीछे बढ़ा भी है कि कार्बन वो चतुस्संयोजी होता है इसलिए चतुस्संयोजी होता है क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। ये 4 दे भी सकता है 4 ले भी सकता है। आगे आपका नाइट्रोजन इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है तो सारे पहली कोश में कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे और दूसरी कोश में कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। 5 है तो कितने हो गए 7 हो गए। तो संयोजकता यहाँ पर 5 नहीं होगी इसकी क्योंकि एक नियम होता है अगर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 2 3 4 होती है तो इनकी संयोजकता भी क्रमशः 1 2 3 4 होगी प्लस में। और अगर अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 5 6 और 7 होगी तो इनकी संयोजकता क्रमशः -3 -2 और -1 होगी। तो यहाँ पर और वैसे भी नियम यही है कि अंतिम कोश में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 है तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। लेकिन बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 6 और 7 है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्योंकि ज्यादा संख्या है तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो यहाँ पर 5 तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसी से लेगा 3 लेगा तो कितनी होगी नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। 3 लेगा तो लेने वाला तो तब की बात नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदल जाता है और त्याग करके धन आयन में बदल जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु 8 होता है तो 2 और 6 हो गया। पहले कोश में 2 आ जाएंगे और दूसरी कोश में कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो ये भी क्या करेगा 6 त्यागेगा नहीं, ये 2 ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है
-2 होती है। आगे आपका सोडियम में 11 है सोडियम का, तो सोडियम पास 11 2 8 10 और 1 11, ये इसका इलेक्ट्रॉन गैस होगा और सोडियम 1 को त्याग देगा, तो सोडियम की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी प्लस में। आगे आपका मैग्नीशियम होता है, परमाणु क्रमांक 12 होगा, तो इस सूत्र से पहली कोष में 2 आ जाएंगे, दूसरी कोष में देखो कितने आ रहे 8, दूसरी में 8 आ जाएंगे, 8 2 10 और बच कितने गए 2 बच गए, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, मैग्नीशियम 2 की संख्या। आगे आपका एल्यूमिनियम है, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो पहली कोष में 2 आ जाएंगे, दूसरी कोष में 8 आ जाएंगे, बच कितना गया 3 बच गया, तो एल्यूमिनियम की संख्या कितनी हो जाएगी प्लस में 3 होगी। यदि अगर लेता है इलेक्ट्रॉन तो इसकी संख्या माइनस में होगी, अगर देता है इलेक्ट्रॉन तो इसकी संख्या किसकी होगी प्लस में होगी। वह परिवर्ती शुद्धता किसे कहते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था से क्या तात्पर्य है। तो परिवर्ती शुद्धता मतलब होता है डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एक से अधिक शुद्धता प्रदर्शित करते हैं, उसे परिवर्ती शुद्धता कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड तत्व बोला जाता है। तो हम परिभाषा ये भी लगाते हैं कि लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड तत्व एक से ज्यादा शुद्धता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे परिवर्ती शुद्धता कहते हैं। या फिर परिभाषा लगा सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एक से ज्यादा शुद्धता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे परिवर्ती शुद्धता कहते हैं। अगला जो प्रश्न होगा वो होगा आपका ऑक्सीकरण अवस्था से क्या तात्पर्य है। विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। अगला जो प्रश्न आपका समूह एक के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए। जो पहला समूह है उस पहले समूह के 3 तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका तो यही आ जाएगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो 2n² से अब थोड़ी समय पहले चर्चा हुई थी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बच गया वो दूसरी कोष में जाएगा, तो 2 और 1 हो जाएगा। सोडियम जो है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो पहले कोष में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे और जो बच गया वो तीसरी कोष में चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1। अगला जो प्रश्न है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र होता है 2n², 2n² से ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब जो अगला प्रश्न आपका बोरोन व कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है। बोरोन का 2 है, 2 और 3, परमाणु क्रमांक 5 होता है बोरोन का, तो 2n², 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो पहली कोष में कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे और दूसरी कोष में कितना बच गया 3, तो ये दूसरी कोष में चला जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2n² से पहली कोष में 2 आ जाएंगे और जो बच गया 4 वो दूसरी कोष में चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4। अगला जो प्रश्न आपका परमाणु क्रमांक 11 व 12 वाले तत्वों के नाम व इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए। जिनका परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु क्रमांक 12 है, उन तत्वों के नाम लिखने हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व का नाम होता है सोडियम, और सामने जो 11वें नंबर पर तत्व है वो सोडियम है और इसका प्रतीक Na सोडियम होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² से पहली कोष में 2 आ जाएंगे, तो ये 2 तो पहली कोष में आ जाएंगे,
दूसरी क्वेश्चन 2 इंटू 2 का स्क्वायर दूसरी क्वेश्चन रही है तो 2 इंटू 2 4 बराबर 8। दूसरी क्वेश्चन कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। 8 2 कितने हो गए 10 हो गए, बच गया 1 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा 2 8 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा 2 8 1। और परमाणु 12 वाला जो तत्व है इसका नाम मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 स्क्वायर से पहली क्वेश्चन 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 जाएंगे 10 और बच गया कितना 2 बच गया तो ये 2 तो 2 8 और 2 होता है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला जो प्रश्न है परमाणु क्रमांक 13 वाले तत्व का नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 13 वाले तत्व का क्या नाम होता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? तो परमाणु नंबर 13 वाले तत्व का नाम एल्यूमिनियम होता है। जिनका परमाणु नंबर 13 है उसका नाम एल्यूमिनियम है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 स्क्वायर से पहली क्वेश्चन 2 दूसरी में 8 और तीसरी में कितने बच गए 8 2 10 13 में से 10 तो 3 बच गए तो तीसरी वाली 3 आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 3। अगला जो प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7। अब की बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया अपनी 2 8 7 वाले तत्व का नाम उसकी संख्या लिखनी है तो 2 8 और 7 वाले तत्व का नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या जाएगा 8 2 10 और 7 17 पर अपन को देखना पड़ेगा परमाणु क्रमांक 17 पर कौन सा तत्व है तो परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का नाम है क्लोरीन। इसका नाम होता है क्लोरीन और संयोजकता अंतिम को उसमें 7 है 1 चाहिए उनको पूरी करने के लिए तो संयोजकता -1 आ जाएगी। तो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन 2 8 7 वाले तत्व का नाम क्लोरीन है और इसकी संयोजकता कितनी है -1 है। तो प्रश्न है वो प्रश्न है किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उसकी संयोजकता का परिकलन कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख करके उसकी संयोजकता का परिकलन कैसे किया जाता है क्योंकि आमतौर पर प्रश्न ये लगे जाते हैं बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या को उसकी संयोजकता बोलते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मान करके उसकी संयोजकता का परिकलन कैसे करेंगे। यदि तत्व के परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 है, बाह्य कोश में अगर इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है 3 है 4 है तो उन तत्व की संयोजकता कितनी होगी 1 2 3 4 ही होगी। यदि तत्व के परमाणु के बाह्य कोश में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 हो गई तो फिर उसकी संयोजकता क्या होगी उसकी संयोजकता -3 -2 और -1 होगी क्योंकि यहाँ पर 5 6 7 होने पर 4 से ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन तो वो त्यागेंगे नहीं उसको ग्रहण करना पड़ेगा तो ये 3 लेगा 8 बनाने के लिए ये 2 लेगा 8 बनाने के लिए ये 1 लेगा तो उधार ले रहा है किसी से इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी -3 -2 और -1 हो जाएगी। अब तीसरी जो बात बच गई वो बच गई कि यदि तत्व के परमाणु की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या अगर 8 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी क्योंकि अष्टक पूरा इसका तो न तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा और न इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रॉन का पता नहीं गिरेगा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 0 होगी और जिनकी संयोजकता 0 होती है वो ही तत्व क्या करते हैं उत्कृष्ट तत्व कहलाता है कि शून्य समूह वाले तत्व है अक्रियाशील तत्व है। अगला तो प्रश्न आपका आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता किस पर बदलती है यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजकता में कैसा परिवर्तन होगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता में परिवर्तन होता है लेकिन वो घटती है या बढ़ती है परिवर्तन तो होता है लेकिन कैसा होता है ये पहले बढ़ती है और फिर घटती है ये परिवर्तन होगा। इसमें किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है तो समूह या वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है संयोजकता समान रहती है। अगला जो प्रश्न है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। और परमाणु त्रिज्या घटती है इसका मतलब परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज या परमाणु त्रिज्या में कैसा परिवर्तन होता है, वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और परमाणु त्रिज्या बढ़ती है इसका मतलब परमाणु का आकार है वो बड़ा होता जाता है। आवर्त सारणी किस ओर धातु स्थित होती है, धातु को किस तरफ रखा जाता है, तो आवर्त सारणी में धातु को तिरछी रेखा के बाईं ओर रखा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था होती है सारणी में, एक रेखा दी जाती है इस तरह तिरछी रेखा या फिर इस तरह की रेखा होती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो उस तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर जो भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होती हैं। आवर्त सारणी किस ओर अधातु स्थित है, अधातु को किस तरफ रखते हैं, तो आवर्त सारणी में तिरछी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा के दाईं तरफ जो भी स्थित होती है वो सारी सारी क्या होती हैं, अधातु होती हैं। अगला जो प्रश्न है, आवर्त सारणी धातु और धातु किस प्रकार अलग किया जाता है, धातु और धातु कैसे अलग करेंगे, तो धातु और धातु अलग करने के लिए या तो तिरछी रेखा का उपयोग किया जाता है या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उपयोग किया जाता है।